आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो इंसान की इंसानियत इतना ज़्यादा नीचे गिरती चली जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान आखिर अब और आगे किस हद तक गिरता जाएगा। दरअसल आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर एक इंसान अपनी हवस को बुझाने के लिए औरत को छोड़कर अब मर्दों का भी सहारा ले सकता है। इसी तरीके का एक क्राइम हुआ है, इसी तरीके की एक घटना घटी है, जिस घटना को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, आदमी अपने आप को तृप्त करने के लिए एक मर्द के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेता है। ये हवस की आग ना जाने इंसान को कहाँ ले जाकर के छोड़ेगी। ये थोड़ा समझ से अलग है, यानी कि समझ के परे है कि एक इंसान अपने दामाद के साथ, यानी कि दामाद को लोग अपने बेटे का दर्जा देते हैं, अपने पुत्र का दर्जा देते हैं, लेकिन उसी दामाद के साथ एक ससुर संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद उसे धमकाता है, शायद ब्लैकमेल भी करता है, और ब्लैकमेल करने के साथ साथ हथियार भी दिखाता है कि अगर आपने इस घटना का कहीं जिक्र किया या जो आपके साथ हमने किया है, इस बात की कहीं आपने चर्चा की तो ये वीडियो में वायरल कर दूंगा और आपकी जान ले लूंगा। इस तरीके की वो बातें करता है। इन सब बातों को सुनने के बाद एक दामाद बेचारा जो लाचार था, पीड़ित था, परिवार से भी ग्रसित था, और माँ बाप उसके थे नहीं, भाइयों से भी परेशान था। इस वजह से वो कहीं नाम नहीं लेता है, इस बात को दबाए रखता है। लेकिन दबा कर कितने दिनों तक वो रख सकता था? उसके साथ आए दिन इसी तरीके की घटना होती थी, आए दिन उसका शोषण किया जाता था। तो ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी के ऊपर रुक करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्राइम किस तरीके से घटा, एक ससुर ने अपने दामाद का किस तरीके से शोषण किया। दरअसल मेरठ का कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र है, ये घटना वहीं की है, लेकिन दामाद जो था, दामाद फलावदा थाने क्षेत्र का निवासी था। ससुराल कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की थी, तो ससुराल से आना जाना हर एक व्यक्ति का होता है। जब शादी हो जाती है तो ससुराल में अपने घर जैसा माहौल हो जाता है, लोग आते जाते रहते हैं। उसी तरीके से सिलसिला चलता है, वो व्यक्ति भी ससुराल आता जाता रहता है, सास ससुर से मिलता है, साले से मिलता है, और सरहज से मिलता है, सभी लोगों से मिलता है, मिलने के बाद चला जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा उसके साथ होता है कि उसको एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है, रहने के लिए भी शायद घर नहीं होता है, एक छत नहीं होती है। शादी के 5 वर्ष गुजर चुके थे, 2 बच्चे थे, पति पत्नी का जीवन काफी खुशहाल था। 4 वर्षों तक जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसके अगले 2 भाइयों की शादी होती है, शादी के बाद माहौल वैसा नहीं रहता। जैसे ही अगले 2 भाइयों की शादी हुई, उनकी भी पत्नियां आई, परिवार में अनबन होने लगी। परिवार में अनबन होने लगी। जैसा कि हमें और आपको पता है कि लड़ाई और झगड़े की जड़ महिलाएं होती हैं। भाई भाई अपने आप को कभी अलग रखने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन परिवार में महिलाएं आ जाती हैं, जिस दिन उनकी शादी हो जाती है, तो अनबन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो वही होता है, अनबन होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है। तो मारपीट से काफी ज्यादा तंग आ जाता है। बड़ा भाई था ये, थोड़ा समझदार भी था, तो अपने ससुर से बात करता है कि आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तंग है। हमारे पास ना तो ज्यादा जगह जमीन है, प्रॉपर्टी ज्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में हम लोगों का गुजारा कैसे हो सकता है? शायद हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। मतलब एक मशविरा लेता है, सलाह लेता है ससुर से। कहता है मकान छोटा है, छोटे मकान में 3 लोगों का रहना काफी मुश्किल हो रहा है, हम 3 भाई हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ससुर सलाह देता है कि हमारा घर काफी बड़ा है, लड़ाई झगड़े आप मत करिए, लड़ाई झगड़ों से तंग आकर के शायद आप लोग गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे घर पर आ जाइए। जब आप हमारे घर पर आ जाएंगे तो यहीं आपको हम कहीं काम दिला देंगे, आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो फरावदा थाना क्षेत्र से कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में आ जाता है, उसी गांव में जहां की उसकी ससुराल होती है। रहने लगता है, सुकून भरी जिंदगी होती है। तो 2-4 दिन तो अच्छे से गुजरते हैं, 2-4 दिन का टाइम काफी अच्छे से गुजरता है। लेकिन ससुर साहब ने जो बात कही थी कि हमारा घर आपके घर की अपेक्षा बड़ा है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं था कि
एक फैमिली बाहर की और खुद की फैमिली रह सके, इतना बड़ा नहीं था। तो उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि साले जो उसके थे उनकी भी शादी हो चुकी थी, तो इस वजह से उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो वो सोचता है कि अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, हम अगर किराए पर मकान लेंगे तो उतना हम कमा भी नहीं पाते कि मकान का किराया दें और परिवार अपना चला सकें। ये सब सोचने के बाद ससुर साहब से बात करता है कि इसमें इस तरीके से कैसे गुजारा होगा। तो वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारे कमरे में लेट जाया करिए, हम अकेले लेटते हैं अपने कमरे में। सास उसकी थी नहीं, ससुर साहब भी अकेले थे। तो ससुर साहब कहते हैं आप हमारे कमरे में लेट जाइए, हम अकेले लेटते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और पूरी फैमिली आपकी और हमारी साथ में लेट जाएगी घर में, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है चलो ठीक है, सारा दिन तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, लेकिन रात थोड़ा मुश्किल से कटती थी तो उसका भी प्रबंध हो गया। उसने सोच लिया कि चलो ठीक है, ससुर साहब के कमरे में एक साथ सो जाया करेंगे। एक दिन ससुर साहब आदेश करते हैं घर में चाय बनवाने का। चाय बन जाती है, अंदर से आवाज़ आती है कि चाय तैयार हो गई है, किसी को भेज दीजिए ले जाए। तो ससुर साहब खुद चाय लेने के लिए जाते हैं। ससुर साहब चाय लेते हैं और चाय में छिपा कर नशीली दवाई डाल देते हैं। रात का टाइम था, दामाद के पास चाय लाते हैं और जिस गिलास में उन्होंने नशीली दवाई मिलाई थी, उसी गिलास में चाय उस व्यक्ति को दे देते हैं। वही गिलास यानी कि उठा करके अपने दामाद को दे देते हैं, और दूसरा जो गिलास होता है उस गिलास को स्वयं ले लेते हैं। दोनों लोग बैठ कर चाय पीते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, तो टाइम बीतने के साथ साथ उस दवाई का असर होने लगता है। जब असर होने लगता है तो नींद सताने लगती है दामाद को। दामाद कहता है कि हमें तो नींद आ रही है, हमें लेटना है। तो ससुर साहब कहते हैं कि आपको रोक कौन रहा है, लेट जाइए कमरे में जाकर के। उठता है, कमरे में लेट जाता है। कमरे में लेटने के बाद तकरीबन रात्रि के 10 बज जाते हैं। अंदर ससुर साहब जाते हैं। जब ससुर साहब अंदर जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो स्टार्ट हो जाती है। जब वीडियो स्टार्ट होती है, मोबाइल को एक साइड रखा जाता है ताकि पूरा वीडियो बन सके। अब वो नशे की हालत में दामाद सो रहा है, दामाद को निर्वस्त्र कर देते हैं, उसके कपड़े निकाल देते हैं। नशे की हालत में होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। अब उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, यानी कि क्राइम को बुरी तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं। उधर मोबाइल के कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इधर ससुर साहब उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। एक मर्द दूसरे मर्द के साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। हवस की आग इतनी कठिन है, हवस की आग इतनी ज्यादा है ससुर साहब के अंदर कि वो रिश्तों की मर्यादा को भी लांघ जा रहे हैं। मर्यादा को पार करने के बाद इतनी भी शर्म नहीं है कि जिस दिन हमारी बेटी को पता चलेगा कि हमारा पिता इस तरीके का घिनौना कृत्य हमारे पति के साथ करता था, जिस दिन उसको पता चलेगा तो इतना भी उन्हें याद नहीं है कि हमारी इज्जत का क्या होगा। ससुर साहब इसी तरीके से क्राइम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। अब अगले दिन नशीली दवाई मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दामाद को हालांकि सुबह पता चल जाता है कि ससुर साहब ने कुछ तो गलत हमारे साथ किया है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी, उसे इस विषय पर जरा भी कुछ याद नहीं था कि क्या हमारे साथ हुआ, इसलिए वो नाम नहीं लेता है। सुबह हो जाती है, अपने कपड़े पहनता है, कपड़े पहनने के बाद जो काम करना था वो काम करने के लिए चला जाता है। हालांकि उसे अनुभव तो हो गया कि शायद कुछ गलत हुआ है। जैसे ही शाम हुई, दामाद जब लेटने गया, पीछे से ससुर साहब लेटने के लिए गए, कहानी वही। जब उसी कहानी को फिर से दोहराते हैं, तब दामाद नशे की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, वो विरोध कर देता है। जब विरोध कर देता है तो ससुर साहब वीडियो उसे दिखाते हैं, कहते हैं कि अगर विरोध आपने किया, अगर इस बात को आपने किसी दूसरे से शेयर किया, अगर इस बात की किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी हुई, तो इस वीडियो को वायरल करने के बाद आप समझ ही रहे हैं कि आपके साथ क्या होगा, आपकी इज्जत का क्या होगा। और अगर तब भी बात ना बनी तो ये समझ लो कि घर हमारा है, घर में हमारे आप रह रहे हैं, आपकी हम जान ले लेंगे। दामाद डर जाता है। दामाद जब डर जाता है तो कुछ भी नहीं बोलता है। ससुर साहब को जो करना था वो करते हैं, उसी तरीके से वही रवैया अपनाते हैं, उसके साथ फिर से शारीरिक शोषण करते हैं। इसी तरीके से आए दिन लगभग 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि एक घिनौना कृत्य हमारा ससुर हमारे साथ कर रहा है, जो नाजायज है, बहुत गलत है।
सोचने समझने के बाद अपने ससुर के भाई साहब के पास पहुंचता है और कहता है, चाचा, हमारे ससुर साहब हमारे साथ बहुत गलत करते हैं, हमारे साथ दुष्कर्म करते हैं। तो जब चाचा से ये बात कहता है तो चाचा भड़क जाता है, कहता है कि हमारे भाई के ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हैं, हमारे भाई के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं। बंधवा देता है उसको, अपने भाई से कहता है इसे बांध दो। बांधने के बाद उसे बंधक बना लिया जाता है। बंधक बनाने के बाद अब एक नहीं दो मर्द दामाद के साथ घिनौना कृत्य करते हैं, उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं। 2 महीने तक इसी तरीके से शारीरिक शोषण करते हैं 2 व्यक्ति, एक दामाद 2 ससुर, जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं। और इस बात को उसकी बेटी भी जानती थी, यानी कि ससुर की बेटी जानती थी, दामाद यानी कि उसकी पत्नी भी जानती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसका भी मुंह बंद कर दिया गया था। उसका मुंह इस तरीके से बंद किया गया था कि आपके पति की हम जान ले लेंगे। हालांकि पूरा गांव इस घटना के विषय में पूरे गांव को पता हो जाता है, पूरा गांव जानता था, लेकिन फिर भी चाहिए था कि पूरे गांव को एकजुट होकर के उस दामाद की इज्जत को शर्मसार होने से बचाते हैं। लेकिन पूरे गांव ने ऐसा कुछ नहीं किया, मोहल्ले के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, सभी को पता था। इसी तरीके से 3 महीने तक उसके साथ शोषण होता है। एक दिन पत्नी की मदद से किसी तरीके से वो बच जाता है, निकलता है। पत्नी उसे खोल देती है, दरवाजे के अंदर वो कैद था, उसे खोल देती है किसी तरीके से, वो वहां से निकल जाता है। और पत्नी कहती है कि आप सीधे जाकर के पुलिस स्टेशन में रुकना, इसके पहले आप मत रुकना। कंकरखेड़ा थाना पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर ससुर साहब के ऊपर और जो चाचा थे उनके ऊपर वो केस दर्ज करवाता है। फिर पुलिस जो छानबीन करती है, पता चलता है कि 3 महीने तक इसके साथ शोषण हुआ है। एक ससुर ने दामाद का बलात्कार किया है। इस कहानी को सुनने के बाद किसी का भी कलेजा वैसे हिल जाता है, क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी थी। हम आए दिन बताते रहते हैं कि कोई काम ऐसा मत करो जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी शर्मसार हो जाए और हमारा परिवार शर्मसार हो जाए। इस तरीके के क्राइम को अंजाम तक मत पहुंचाइए। आप लोगों से हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि क्राइम से बचना ही हमारी समझदारी है। अगर हम क्राइम से आज नहीं बचेंगे तो हमारी पीढ़ी किस तरीके से क्राइम से बच पाएगी। जिस तरीके का घिनौना खेल हम खेलेंगे, उसी तरीके से आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी हमको देख करके उसी तरीके के घिनौने खेल खेलेंगे। तो सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, सभी से हम कहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं से दूर रहिए, इस तरीके के क्राइम से काफ़ी बच कर रहिए। ये क्राइम जो लोग सात्विक तरीके से करते हैं, वो लोग समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, लेकिन मैं बता दूं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि एक क्राइम करने के लिए आप जितना दिमाग लगाते हैं, उतना दिमाग अगर किसी दूसरी जगह लगा देंगे तो आप सेटल हो जाएंगे, आपका परिवार सेटल हो जाएगा। जितना पैसा गलत जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है क्राइम करके, उतना पैसा अगर समझदारी से किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो हम और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई एक दाने का मोहताज नहीं रहेगा, कोई एक पैसे का मोहताज नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग क्राइम में पैसा लगा देंगे और एक पैसा हम सही जगह पर नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। यही कमी है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन घर के अंदर अगर देखा जाए 4 लोग हैं तो चारों लोगों के पास मोबाइल होंगे। अगर 4 लोगों के पास मोबाइल है तो अगर 10,000 का एक मोबाइल है तो 40,000 के मोबाइल है। अपने आप को गरीब बताते हैं। गरीब कैसे हैं? 40,000 का मोबाइल हम आप खरीद सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इस दुनिया में गरीब कोई नहीं है, लेकिन कुछ लक्षण हम लोगों के अंदर ऐसे होते हैं जो हम गरीबी की तरफ खींचे चले जाते हैं। गुटखा खाएंगे, रास्ते पर बात करेंगे, उसमें पैसा गलत तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, फिर भी कहेंगे हम गरीब हैं। यहां तक कि शराब पिएंगे, 80 रुपए की बोतल खरीद लेंगे देसी वाली, और गांव में आकर के रुआब दिखाएंगे, पैर इधर उधर फेंकेंगे, इधर नाली में गिरेंगे, उधर नाली में गिरेंगे और कहेंगे हम गरीब हैं। 80 रुपए की बोतल के लिए आपके पास पैसा हो जाता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा नहीं, बच्चों के कपड़े के लिए पैसा नहीं है। ये सब कमी है हमारी आपकी। इन कमियों को अगर हम आप दूर कर दें
तो हमारा देश एक अच्छा देश बन जाएगा और हमारे देश के अंदर रहने वाले नागरिक काफ़ी अच्छे नागरिक बन जाएंगे। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट आप लोगों से करते रहते हैं। अगर बात समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो जय राम जी की। इस घटना से लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश यही करेंगे कि अपने दामाद का शोषण मत करना, किसी का शोषण मत करना। दामाद क्या है, कोई भी परिवार का हो, कोई भी हो, रिश्ते का हो, दूर दराज का हो, किसी के साथ कोई क्राइम मत करना। जय हिंद, जय भारत।